भारत और चीन लंबे समय से एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तरीके से पीछे करने में लगे हुए हैं और एशिया में अपने वर्चस्व सुपरमैसी को लेकर उलझ रहे हैं। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आने वाला युग ये दोनों एशियन कंट्रीज का होगा, पर आज के समय में भारत और चीन के बीच ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जिसके चलते इन दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आजादी के बाद से कांग्रेस के समय में भारत के रिलेशन चाइना के साथ कैसे थे और बीजेपी के समय में भारत के रिलेशन चाइना के साथ कैसे हैं, और साथ में जानेंगे कि क्या भारत चाइना पे कभी भी भरोसा कर सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भारत और चीन की सिविलाइजेशन दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार भारत में बनती है। 1949 में चाइना में सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत होती है और फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है, जिसे आज हम चाइना के नाम से भी जानते हैं। स्टार्टिंग में भारत ने चाइना का खूब सपोर्ट किया क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश था और सारे डेमोक्रेटिक देश जैसे कि अमेरिका, यूके और यूरोपियन देश चाइना को पसंद नहीं करते थे। यूनाइटेड नेशन में उसको आने नहीं दे रहे थे और हर इंटरनेशनल फोरम में चाइना को आइसोलेट कर देते थे, पर भारत चाइना का खूब सपोर्ट कर रहा था और भारत पहला ऐसा बड़ा देश था जिसने चाइना को UN में रिकॉग्नाइज किया था। आजादी के कुछ साल बाद भारत को UNSC का परमानेंट मेंबर बनने का ऑफर भी दिया गया था, क्योंकि UNSC के सभी मेंबर देश चाह रहे थे कि एशिया में किसी एक देश को UNSC का परमानेंट मेंबर बनाया जाए, पर जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और चाइना को रिकमेंड किया, और आज चाइना उसी UNSC में बैठ के भारत के अगेंस्ट वीटो पावर का यूज करता है। 1950 में जब चाइना ने तिब्बत पे हमला किया और अपनी आर्मी तिब्बत भेजी तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका कोई विरोध नहीं किया। फिर उसके बाद 1954 में भारत और चाइना ने पंचशील समझौते पे साइन किया। पंचशील समझौते में 5 प्रिंसिपल थे, जिसमें पहला था नॉन एग्रेशन, मतलब कि दोनों देश एक दूसरे पे कभी भी हमला नहीं करेंगे। अगले 4 प्रिंसिपल इक्वालिटी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, रिस्पेक्ट एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स। तो इस समझौते के चलते भारत ने चाइना के तिब्बत में किए गए एनेक्सेशन का कभी भी विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में भाषण देने के दौरान चाइना के इस एक्शन का सपोर्ट किया था और कहा था कि तिब्बत चाइना का ही पार्ट है। इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब जब चाइना तिब्बत पे कब्जा कर चुका था तो उसके चलते भारत और चीन के बॉर्डर मिल गए। फिर उसके बाद चीन अरुणाचल प्रदेश के एक हिस्से को अपना हिस्सा मानने लगा। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा साउथ तिब्बत है। फिर उसके बाद 1956 में चाइना ने भारत के लद्दाख में एक रोड बनाई जो कि चाइना से शुरू होते हुए भारत के लद्दाख से तिब्बत जा रही थी। इस बात का पता भारत सरकार को 1959 में चला। पता नहीं 3 साल तक क्या कर रहे थे, पर 1959 में पता चलते ही भारत ने चाइना के सेक्शन का विरोध किया और इस विरोध के बाद इन दोनों देशों के रिश्ते में करवाहट आ गई। फिर उसी साल 1959 में तिब्बत में चाइना के खिलाफ विरोध हुआ, जिसके बाद चाइनीज आर्मी ने तिब्बत में बहुत ही ब्रूटैलिटी दिखाई। कहते हैं कि चाइना ने करीबन 10 लाख तिब्बतियन को मारा था, जिसके चलते दलाई लामा को भी तिब्बत से भागना पड़ा और वो भारत आ गए और भारत ने उन्हें शरण दी। इस इंसिडेंस के चलते भारत और चाइना के रिश्ते और खराब हो गए। भारत ने इस बार चाइना के द्वारा किए गए मासूम तिब्बतियन लोगों पे जुल्म करने का विरोध किया। वहीं चाइना ने भारत पे दलाई लामा को शरण देने का आरोप लगाया। फिर 1960 में चाइना के ज़ौ एनलाई भारत आए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को आप रखिए और लद्दाख पे जो एरिया है जिसमें चाइना रोड बना रहा है उसे हम रखते हैं, और उस रोड से 20 किलोमीटर दूर भारत अपनी फौज रखेगा। इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद 1960 में भारत ने द फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। भारत अब तक सिर्फ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाके में पेट्रोलिंग करता था, पर इस पॉलिसी के दौरान भारत अब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाके में चौकी बना रहा था। अब चाइना को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि अब तक कोई भी देश चाइना को रोक नहीं पा रहा था, तो चाइना ने 20 अक्टूबर 1962 में भारत पे हमला कर दिया और 1954 में भारत के साथ किए गए पंचशील समझौते को तोड़ दिया और भारत को धोखा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कभी ये सोचा नहीं था कि चाइना भारत के साथ एक फुल फ्लेज वॉर करेगा, पर चाइना ने बहुत पहले से ही ये सोच रखा था और सारे हथियार सप्लाईज तिब्बत में ही पहले से स्टॉक कर रहा था। 1962 में भारत जंग हार जाता है क्योंकि भारत के पास ना तो प्रॉपर आर्म्स सप्लाई थी, ना ही ठंड में लड़ने के लिए गर्म कपड़े थे और ना ही प्रॉपर रूट्स थे जिससे आर्म्स और फूड सप्लाई पहुंचाई जा सके। भारत के जवानों के पास सिर्फ हाथ में पुरानी राइफल थी। इस युद्ध के बाद चाइना ने लद्दाख के एरिया को हथियाले और अक्साई चीन का नाम दे दिया। इस युद्ध के बाद जब भारत सरकार ने मिलिट्री से एक रिपोर्ट मांगी तो लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रूक और लेफ्टिनेंट जनरल भगत सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसका नाम हेंडरसन ब्रूक भगत रिपोर्ट रखा गया।
इस रिपोर्ट में बताया गया कि 1962 में जब भारत चीन का युद्ध शुरू हुआ था तब जवाहरलाल नेहरू देश में नहीं थे। तो उनकी जगह डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्णन मेनन को जब ये पता चला कि चाइना ने भारत पे हमला कर दिया है तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो इतने कंफ्यूज थे कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। मिलिट्री की उनको कोई नॉलेज ही नहीं थी। इसके अलावा भारत ने 1962 की जंग में एयरफोर्स का यूज नहीं किया, जबकि अमेरिका और बाकी देशों का कहना था कि उस समय भारत की एयरफोर्स चाइना की एयरफोर्स से बहुत बेटर थी। इसके अलावा भारत चीन युद्ध से पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जवाहरलाल नेहरू को एक ऑफर दिया था कि आप अमेरिका और यूरोपियन देश के साथ अलाइन हो जाओ, इसके बदले में अमेरिका आपको एटॉमिक बॉम्ब देगा जो पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट में आपके काम आएगा। पर नेहरू ने यह ऑफर ठुकरा दिया। ये बात भारत के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी महाराजा कृष्णा ने अपनी बुक अ लाइफ इन डिप्लोमेसी में बताया है, और ये बात तो यूएस ने भी मानी है। तो अगर नेहरू ने ये ऑफर मान लिया होता तो भारत और चाइना का युद्ध ही नहीं होता, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब के डर से चाइना भारत पे अटैक ही नहीं करता। तो जवाहरलाल नेहरू के टेन्योर में हमें यह जानने को मिलता है कि चाइना को लेकर हमेशा से नेहरू की पॉलिसी बहुत सॉफ्ट और डिफेंसिव थी। उन्हें चाइना पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था, जिसका परिणाम आज तक भारत झेल रहा है। नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भी चीन के साथ दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर भारत को सफलता नहीं मिली। उल्टा 1965 की जंग में चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। फिर उसके बाद भारत की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी। इनके समय में 1967 में भारत और चीन की फौज फिर से आमने सामने होती है, और इस बार लड़ाई होती है सिक्किम तिब्बत बॉर्डर नाथुला और चोला में। और इस बार भारत 1962 का बदला लेता है। भारत के हाथों चाइना को यहाँ अपनी पहली हार झेलनी पड़ती है। माना जाता है कि अगर भारत 1967 में भी युद्ध हार जाता तो उसके बाद चीन भारत के बहुत से इलाकों पे हमला करके वहां पे कब्जा कर लेता। 1974 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब चीन ने इसका खूब विरोध किया। 1975 में जब सिक्किम भारत में मर्ज हुआ तो उसमें भी चीन को बहुत प्रॉब्लम हुई। 1967 में जब सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पे इंडियन आर्मी चाइना से लड़ी थी तब उस समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। तो इंदिरा गांधी जी के समय में हमें यह देखने को मिलता है कि भारत की पॉलिसी चाइना के अगेंस्ट एग्रेसिव थी। इंदिरा गांधी ने तो 1971 में चाइना को एक तरीके से धमकी तक दे दी थी कि अगर चाइना ने पाकिस्तान की मदद की तो भारत स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देगा और फिर चाइना अपना ट्रेड इंडियन ओशन के रूट से नहीं कर पाएगा। इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते। राजीव गांधी के टेन्योर में 1987 में दोनों देश के सैनिक फिर से आमने सामने होते हैं, और इस बार जगह होती है अरुणाचल प्रदेश की तवांग डिस्ट्रिक्ट। पर इस बार यहाँ किसी की जान नहीं जाती है, सिर्फ गुत्थम गुत्था होती है। इस इंसिडेंट के बाद राजीव गांधी चाइना जाते हैं, दोनों देशों के बीच कुछ समझौते होते हैं और मामला शांत हो जाता है। राजीव गांधी के टेन्योर से लेकर 1997 तक कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी चाइना की तरफ सॉफ्ट और डिफेंसिव ही रहती है। पर फिर 1998 में बीजेपी की सरकार बनती है और अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल जी की भी पॉलिसी चाइना के अगेंस्ट सॉफ्ट और डिफेंसिव ही रहती है। जबकि चाइना ने 1998 में भारत द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट का खूब विरोध किया था। 1999 में कारगिल वॉर के समय चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। उसके बावजूद 2003 में अटल जी ने तिब्बत को ऑफिशियली चाइना का पार्ट मान लिया था। 1954 में नेहरू ने तिब्बत के कुछ रीजन को चाइना का पार्ट माना था, पर अटल जी ने 2003 में पूरे तिब्बत को ही चाइना का पार्ट मान लिया था, जो अटल जी के टेन्योर का सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ, क्योंकि चाइना आज तक अरुणाचल को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। तो अटल जी के टेन्योर में भी हमें चाइना के अगेंस्ट में एक सॉफ्ट और डिफेंसिव पॉलिसी देखने को मिलती है। फिर 2004 में वापस से कांग्रेस की सरकार भारत में बनती है और मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। कहा जाता है कि 2004 से 2014 तक भारत की पॉलिसी चाइना को लेकर वापस से नेहरू एरा जैसी हो गई थी। चीन वापस से अरुणाचल को अपना हिस्सा मानने लगा। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर भारत को अरुणाचल प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए पैसे देते थे तो चीन वहां पे उसका विरोध करता था और कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। चीन भारत का हर प्लेटफॉर्म में विरोध करता था और कांग्रेस चीन के साथ ट्रेड बढ़ाने में लगी हुई थी। कहा जाता है कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस एक तरीके से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की पपेट बन गई थी। 2005 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दिया था। 2008 में कांग्रेस ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कुछ एमओयू साइन किए थे। अब कौन सा एमओयू कांग्रेस ने साइन किया था ये तो किसी को नहीं पता। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को बोला कि भाई कौन से एमओयू साइन किए हो ये तो बता दो। 2010 में राजीव गांधी फाउंडेशन एंडोर्स करती है एफटीए विद चाइना। 2011 में कांग्रेस चाइना के साथ आरसीईपी डील साइन करती है, जबकि इसकी डेडलाइन 5 साल बाद कंप्लीट होने वाली थी। तो 5 साल पहले ही कांग्रेस ने चाइना के साथ आरसीईपी डील साइन कर ली थी। तो कांग्रेस ने इन 10 सालों में क्या क्या ब्लंडर किया वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब बात करते हैं 2014 की, जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। वहीं चाइना में 2013 में शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं। 2014 के ब्रिक्स समिट में पहली बार मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात ब्राजील में होती है। फिर दोनों देशों के लीडर एक दूसरे के देश में विजिट करते हैं। तो 2016 तक दोनों देशों के बीच रिलेशन ठीक रहते हैं। पर फिर 2017 में चीन अचानक से ढोकलाम में स्टैंड ऑफ शुरू कर देता है, जो 73 दिनों तक चलता है, जिसे डिप्लोमेटिक वे से भारत सॉल्व करता है और चीन को पीछे हटना पड़ता है।
फिर उसके बाद 2019 तक दोनों देशों के बीच रिलेशन ठीक ही रहते हैं, पर फिर 2020 में गलवान इंसिडेंट होता है और यहाँ से मोदी जी की पॉलिसी चीन को लेकर पूरी तरह से चेंज होती है। शुरुआत में मोदी जी की भी पॉलिसी चाइना को लेकर बहुत ही डिफेंसिव थी। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि 2014 से 2019 तक मोदी जी और शी जिनपिंग 18 बार एक दूसरे से मिले थे, पर चीन पे भरोसा करना मोदी जी के लिए भी भारी पड़ गया। गलवान इंसिडेंट के बाद भारत ने चाइनीज ऐप को बैन किया। पैंडेमिक के समय में चाइना से आ रहे एफडीआई को रोका। बहुत से इंफ्रा प्रोजेक्ट में से चाइनीज कंपनीज को बाहर निकाला। चाइना को भारत के 5G प्रोजेक्ट से बाहर निकाल फेंका, जिससे चाइना को बहुत मिर्ची लगी। उनका ग्लोबल टाइम्स बार बार न्यूज छाप रहा था कि इंडिया को अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग को कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा भारत क्वाड ग्रुप का हिस्सा बन गया, जो इंडो पैसिफिक में चीन को रोकने के लिए बनाया गया है। इस ग्रुप में यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। और अभी कुछ दिनों पहले ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल कंप्लीट हुए थे, तो मोदी जी ने विश नहीं किया। उल्टा मोदी जी ने इस बार दलाई लामा को बर्थडे विश कर दिया, जिससे चीन को बहुत मिर्ची लगी। चीन के कारण मोदी जी ने 2015 से कभी भी दलाई लामा को ऑफिशियली विश नहीं किया था, पर इस बार उन्होंने विश कर दिया। तो इससे एक बात साफ समझ में आ रही है कि भारत की पॉलिसी अब चाइना के अगेंस्ट धीरे धीरे एग्रेसिव हो रही है। पर मेरे हिसाब से भारत को 2017 से ही चाइना के अगेंस्ट ये सब स्टेप लेना चालू कर देना चाहिए था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत चीन पे भरोसा कर सकता है? तो मेरे ख्याल से नहीं, और उसकी बहुत सी वजह है जो मैंने आपको अभी बताई हैं। जैसे कि चीन ने 1956 में लद्दाख में रोड बना के भारत को धोखा दिया, 1962 में जंग करके पंचशील ट्रीटी को तोड़ा, 1967 में फिर से भारत को धोखा दिया, फिर बार बार बॉर्डर में इशू क्रिएट करना, भारत का हर जगह पे विरोध करना, पाकिस्तान का सपोर्ट करना, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। तो देखा जाए चीन पे भरोसा करना मतलब कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। चीन को यह पता है कि एशिया में सिर्फ एक भारत ही है जो उसे टक्कर दे सकता है, इसीलिए चीन की पॉलिसी हमेशा से भारत को लेकर एग्रेसिव ही रही है। तो भारत को भी अपनी पुरानी गलतियों से सीखना होगा और चीन के एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से ही देना होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।